विल नॉट हेल्प टू डेवलप योर स्किल्स। इससे आपकी बहुत ज्यादा स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होने वाली है, बट डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका हेल्प होने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट 1 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के रखे हैं, जिससे मैं श्योर शॉट ये बोल सकता हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, साथ साथ उसके मैं कुछ नोट्स भी आपको रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें से आपके पास जो जो नोट्स है वो आप प्रिपेयर करो। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट जनरली अराइज इन यूनिट 1, दैट इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वही क्वेश्चन आपका आ सकता है। जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ऑफलाइन में मेरी क्लास में बैठे हैं, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, यू कैन जस्ट ओपन योर नोट्स एंड गो थ्रू दैट क्वेश्चन। मैं भी ओपन करने वाला हूँ, बट आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, तो आप उसमें से ओवरव्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, वो है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ उप्स। ओके, या फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में दो टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन टिपिकल देखने को मिलते हैं हमें। एक कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एलिमेंट्स एंड फीचर दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो एलिमेंट जब बोलेंगे तो एलिमेंट्स का मतलब ही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम थिंग एंड फीचर्स आर द डिफरेंट थिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत करो, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम एग्जाम में नहीं लिखना है, बिकॉज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसमें जो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से, और वो है हमारे एलिमेंट्स। ओके, एज यू ऑल नो वेरी वेल, एलिमेंट्स ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और आपको सबको पता है कि ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज, टेल मी ऑफलाइन स्टूडेंट, विच आर द एलिमेंट? क्लास, ऑब्जेक्ट, एक्सट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। दीज आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर पूरा हमारा सी प्लस डिपेंड है। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी किया है, इसकी थ्योरी भी आपको पता है। तो आप लोगों को एग्जाम में ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और इन सारे पॉइंट के साथ साथ उसकी थ्योरी भी एक्सपेक्टेड है। अब एक और चीज ध्यान रखो, इसकी थ्योरी लिखते टाइम जो अभी नोट्स में नीचे थ्योरी दी गई है वो तो आप लिखेंगे ही, बट जब हमने पूरा सी प्लस पढ़ा हुआ है, पूरे के पूरे 4 यूनिट दिमाग में है, तो अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करता हूँ तो मेरे पास इनहेरिटेंस का बहुत कुछ नॉलेज है, विच इज इन यूनिट 3। मैं अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करता हूँ तो मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म का नॉलेज है यूनिट 4 में, कंपैरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि अब जब मैं सिलेबस में या मेरे नोट्स में जो मैंने थियोरेटिकली दिया है, आप वैसा का वैसा नहीं लिख पाए, तो भी आपके पास जो नॉलेज है ना, यू कैन एलोबरेट दैट नॉलेज विद दिस पॉइंट्स। इज इट क्लियर? इनहेरिटेंस का नॉलेज आपके पास है, पॉलीमॉर्फिज्म का नॉलेज आपके पास है, और डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज मैसिंग का नीचे दिया ही है। डेटा हेडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताइए आपको, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, अच्छे से पता है। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर एलिमेंट्स। इन केस अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो यही आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स एक ही बात है, फीचर अलग है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आप ध्यान रखना, इन दो में से एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, एलिमेंट्स या फीचर्स। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमें यहाँ पे अभी आपको फीचर्स दिख रहे हैं। सी, ओके, फीचर्स दिख रहे हैं। जो फीचर्स यहाँ पे दिए हैं कि आपको एम्फेसिस डेटा पे करना है, आपका पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, डेटा स्ट्रक्चर हमेशा डिफाइन करता है कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट, फंक्शंस हमेशा डेटा पे काम करता है, डेटा हमेशा हिडन रहता है, जो आप एक्सटर्नल फंक्शंस उसको हाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, न्यू डेटा फंक्शन जब हमारी जरूरत है हम ऐड कर सकते हैं, और ये हमेशा बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है एज अपोजिट टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज यूज करता था टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर रहता था मेन, नीचे रहते थे फंक्शन। यहाँ पे रहता है नीचे मेन, ऊपर क्लास। ओके, दैट्स व्हाई इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। ये इसके फीचर्स है। बट अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए फीचर पूछते हैं और आप ऐसे फीचर्स अगर लिख के आते हैं तो यू विल नॉट गेट 5 मार्क्स। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यू विल नॉट गेट 5 मार्क्स। व्हाई? बिकॉज इसमें जो एक एक फीचर है उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड है।
अब ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि भैया डेटा हाइड कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, प्राइवेट से हम डेटा हाइड कैसे करते हैं। अब देखो ना हर चीज, बॉटम अप अप्रोच मतलब सिंटैक्स, ऊपर क्लास नीचे मेन, हर किसी के साथ दो दो तीन तीन लाइन आराम से लिख सकते हैं। वो लोग लिख सकते हैं जिनको इसका नॉलेज है, ठीक है। और एज पर द सी प्लस प्लस क्लासेस कंसर्न, ये नॉलेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्लास में, और उस हिसाब से आपको ये पता है। उसमें से एक आध दो पॉइंट आपको नहीं सूझा, सर मुझे ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करके याद नहीं आ रहा, उसको छोड़ सकते हैं, बट उसमें से कुछ कुछ पॉइंट जो है उसको एलोबरेट करना जरूरी है। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर 5 मार्क्स, नहीं तो 5 मार्क मिलेंगे नहीं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट all student must remember, when you are appearing for your एग्जामिनेशन, आरटीयू में एग्जामिनेशन स्पेशली, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी पेपर हो, ओके, आरटीएमएनयू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू द आंसर्स इन अ वेरी थेरोटिकल वे। दे डोंट वांट शॉर्टकट आंसर। यू आर नॉट गिविंग अ जेई एग्जाम, you are not preparing for CBSE exam where points are only necessary. It may be 4 to 5 points, but if that points explain all the things na, that they are okay. बराबर है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड स्टेट एग्जामिनेशन? दिस इज द डिफरेंस। सीबीएसई में पॉइंट पॉइंट लिखे तो भी चल जाता है, स्टेट में बोलते नहीं पूरा थ्योरी लिखो। आर यू गेटिंग दिस? द सेम वे आरटीएमएनयू इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थ्योरी ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो बॉस थ्योरी जो है ना, आपके दिमाग में जो भी होगा वो आप थोड़ा एलोबरेट करके लिखो, बट शॉर्टकट मत मारो। जहां पे प्रोग्राम लिखना वहां तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम को हम जबरदस्ती एलोबरेट नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एलोबरेट कर सकते। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि नो बडी इज गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, किसी को इतना समय नहीं है, बराबर है। बट बॉस मटेरियल उनको चाहिए, जहां जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात है। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, आगे आने वाले सैड और बहुत सारे पेपर है, बट सी प्लस में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली हम लोग छाप रहे हैं, ये बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि साथ में प्रोग्राम पॉइंट बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट बाकी पेपर में ये चीज लागू होती है, तो थोड़ा शॉर्टकट मत मारो, जितना आप खींच सकते हो, इट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ओके। चलो, तो ये आपका फीचर्स एंड योर एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। कोई भी क्वेश्चन अगर यूनिट 1 में आता है और उसमें अगर आपको बोला है क्लास या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सुनो अच्छे ध्यान दो अभी, बिल्कुल भूलो मत, क्लास या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आता ही है बॉस, ये यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कोई बोलेगा तो दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर। आर यू गेटिंग दिस? प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड क्या होता है ये आपको पूछते हैं, इसका क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता है। एक्सप्लेन फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, एक्सप्लेन द एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग दिस? इफ दे आर सेइंग कि एग्जाम्पल, अब और एक चीज ध्यान रखना, जब एग्जाम्पल बोलेंगे कभी कभी क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, राइट प्रोग्राम नहीं बोला ना। एक चीज सब लोग मार्क करो, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है राइट प्रोग्राम और दूसरा होता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जब राइट अ प्रोग्राम बोलते हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना, गलती मत करना परसों पेपर में लिखते टाइम, राइट अ प्रोग्राम बोला तो हैश इंक्लूड iostream.h कोनियोडा से कहानी शुरू होंगी, वहां से आपकी कहानी शुरू होंगी विद प्रॉपर प्रोग्राम विद प्रॉपर आउटपुट। बट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल जब बोलते हैं उस समय पे कट टू कट पूरा प्रोग्राम उसका आउटपुट ऐसा नहीं लिखा तो भी चलता है, जो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है ना वो आना चाहिए, कि भैया क्लास बनाते रहे, क्लास ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसा डैश 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 देके भी छोड़ सकते हैं आप। आर यू गेटिंग? क्लास क्रिएट किया, दीज आर द वेरिएबल, दीज आर द फंक्शन, डैश डैश डैश, नीचे ऑब्जेक्ट बना, ऐसा हम करते हैं, ऐसा बता रहे उनको कि ऐसा लिखते करके, बहुत बड़ा एग्जैक्ट प्रोग्राम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट उनको ये दिखना चाहिए, अच्छा अच्छा इसको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अच्छा इसको पता है क्लास कैसे लिखते हैं, वो दिखना चाहिए आपके आंसर में, दैट्स ऑल। बट जब राइट अ प्रोग्राम बोलेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम फॉर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो मैं आपको पहले बताता हूँ सी प्लस का पेपर ये सी लैंग्वेज जैसा नहीं है। सी प्लस प्लस के पेपर में हमें बहुत सारे प्रोग्राम प्रिपेयर करने पड़ने वाले हैं, मिनिमम 20 प्रोग्राम्स इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। सी लैंग्वेज में आपका 80% थ्योरी से काम हो गया, बट सी प्लस में आपके प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, सेकंड यूनिट हो, थर्ड यूनिट हो, फोर्थ यूनिट हो, ठीक है। तो वो कौन से प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कुछ आए हुए हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, समझाने वाला नहीं हूँ बट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। तो एक्सेस स्पेसिफायर का कोई भी क्वेश्चन आया तो फिर बच्चे क्या करते हैं, चलो फटाक से नोट्स में जाते हैं, अरे सर ने नोट्स में एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ पे दिया, फट से स्क्रॉल करेंगे नीचे, चलो देखते हैं यार कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नीचे आ गए और नीचे आके दिखा एक्सेस स्पेसिफायर, रट्टा मारा छापना शुरू। डोंट डू दैट। आपको समझा है ना बेटा, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड है, ये तो बहुत अच्छी थ्योरी आपको दी गई है, बट इसके साथ आप एडेड एडवांटेज क्या करेंगे, आप ये ऊपर की डायग्राम बनाएंगे which will help you to get the more marks. Listen to me very carefully. Sir, which diagram you are talking about? This diagram. Tell me, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है कि प्राइवेट में एंट्री नहीं मिलेंगी बॉस, पब्लिक में एंट्री मिलेंगी, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। इसका मतलब एक्सेस स्पेसिफायर का क्वेश्चन आया तो भी डायग्राम बनाओ, और क्लास का क्वेश्चन आया तो भी डायग्राम बनाओ। तो दिस डायग्राम इज एप्लीकेबल फॉर क्लास एंड एक्सेस स्पेसिफायर, और इसमें से कोई ना कोई आप एक ही क्वेश्चन एग्जाम में लिखने वाले, दोनों थोड़ी लिखने वाले। इसका मतलब आपको ये डायग्राम दो बार थोड़ी बनानी है, बट आपको एक बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने नहीं बोला कि आप एक्सप्लेन करो विद डायग्राम, जरूरी नहीं होता है कि वो डायग्राम बोलेंगे तभी हम डायग्राम बनाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो हम लोग ये डायग्राम तब भी बना सकते हैं जब हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर जो लिख रहे हैं उसका वेटेज बढ़ाना है, हमें एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये देख मेरे को आता है, ये देख ये डायग्राम है, बिकॉज इट शोज योर कॉन्फिडेंस कि यू नो दैट सब्जेक्ट वेल। When you write the program in the examination, it shows your confidence कि yes I know C++ well, और आपका कॉन्फिडेंस आपके पेपर में झलकता है, और वो कॉन्फिडेंस एग्जामिनर को पेपर चेक करते टाइम समझ में आ जाता है, बेटा इतने सालों से पेपर चेक कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इफ यू नो दैट सब्जेक्ट वेल ना, तो इट शुड बी प्रूव by giving such type of diagram, such type of example, program and all that, so that you can score more marks. गेटिंग? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास का क्वेश्चन रहेगा या फिर एक्सेस स्पेसिफायर पर रहेगा, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहता है, क्लास का रहता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है वगैरह, ठीक है। और क्या करना, सिंटेक्स वगैरह, जैसे क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल रेक्टेंगल क्लास, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट R1, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा तो चलेगा ना, एज्यूम करो क्लास रेक्टेंगल, मतलब कैसा होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाउ मतलब ये बात हो रही सिर्फ यूनिट 1 की, ये बात हो रही स्पेशली यूनिट 1 की, ये बात हो रही स्पेशली यूनिट 1 की। मतलब आपने क्या लिखा, क्लास क्लास रेक्टेंगल, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है बॉस, बट क्लास तो बनाया ना, void main, what you write, rectangle, rectangle R, उसको एरो देके बोला व्हाट इज R, इट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, रेक्टेंगल, इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे थ्योरी में हम छोटे छोटे चीज लिख सकते हैं अपने दिमाग से नेचुरली, हर चीज रट्टा मार कर नहीं लिखना पड़ता ना, बराबर है, रट्टा मार सकते हैं आप प्रोग्राम, ऐसी कुछ चीजें नेचुरली लिख सकते हैं, इसको क्लास बोलते हैं भाई, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये आर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? ऐसे थोड़े अपने एग्जामिनेशन में आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग? देखो जनरली स्टूडेंट क्या होता है, सर ये फालतू चीजें आप मत करो सर, हमें बताओ ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि सर फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हमने ऐसे रट्टा मार मार के 10वीं तक पहुंचे। बट ध्यान रखना बेटा, अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, आप मैच्योरिटी लेवल पे हो, और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी से आंसर लिखने पड़ते हैं, ना कि हर चीज रट्टा मार के। और वही बच्चा आगे सक्सेसफुल होता है, उसी के पेपर सारे निकलते हैं, वही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं जो थोड़ा समझ के अपने हिसाब से भी लिख सकता है, अपनी लैंग्वेज यूज कर सकता है। और ये आपको कंप्लीट BCA कंप्लीट होने तक फॉलो करना है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, जहां आपके टीचर ने बताया है ऐसा क्वेश्चन आया तो ये आंसर लिखना है, समझे? ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। गेटिंग? चलो, तो आपको एग्जाम में क्या आने वाला है, एक तो आपको फीचर आने वाला है या एलिमेंट्स आने वाला है, आर यू गेटिंग दिस? आपको क्लास का एक कॉन्सेप्ट आने वाला है या एक्सेस स्पेसिफायर, दो में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही, और आपको एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं स्टैटिक का। अब वो प्रोग्राम के माध्यम से आए या डायरेक्ट आए, व्हाट इज स्टैटिक मेंबर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ओके। तो आपके नोट्स में सबसे लास्ट में आपको स्टैटिक दिया हुआ है, बराबर है, लास्ट में दिया है कि नहीं है स्टैटिक, ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर,
बताया था ना, स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है? स्टैटिक डेटा मेंबर का मतलब हम जब क्लास का वेरिएबल स्टैटिक लेते हैं, क्लास में जब वेरिएबल स्टैटिक लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड नहीं रहता, वो रहता है क्लास एसोसिएटेड। और ऐसे स्टैटिक से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट बनाए, क्या बनाए। तो कितने ऑब्जेक्ट बनाए, क्या बनाए, ऐसा प्रोग्राम आया, मतलब वो प्रोग्राम स्टैटिक का है, वो प्रोग्राम स्टैटिक का है। ठीक है, क्योंकि आप स्टैटिक के माध्यम से काउंटर लगा सकते हो, और काउंटर लगा के आप कितने ऑब्जेक्ट बने वो गिन सकते हो। ओके, तो स्टैटिक का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा ऐसा मैं बोल नहीं सकता। हर बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है, फीचर्स है, एलिमेंट्स है, और एक प्रोग्राम एग्जाम में 99% आता है। लिसन टू मी केयरफुली, यूनिट 1 की बातें हो रही क्या? एक प्रोग्राम आता है जो बहुत इजी होता है, हमने रेगुलर क्लासेस में ऐसे प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे इन सारे प्रोग्राम के मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बराबर है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट आई विल गिव यू द सोल्यूशन। ठीक है, कौन से प्रोग्राम सर? ये ऐसे प्रोग्राम, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड सैंपल with x as integer, y as integer, get data display, get data function inside the class and outside the class, ये फंक्शन बनाओ। दूसरा क्वेश्चन क्रिकेटर का, तीसरा क्वेश्चन आया यहाँ पे बैंक का, चौथा क्वेश्चन आया एम्प्लॉय का। आर यू गेटिंग दिस? पांचवा क्वेश्चन आया फैक्टोरियल का। अब ऐसा ही एग्जाम में आएगा ऐसा है क्या? नहीं, इससे जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी एक प्रोग्राम एग्जाम में आएगा। जिस प्रोग्राम में कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ क्या करना है, क्लास बनाना है, वेरिएबल उन्होंने जो बोले वो लेने हैं, उनके फंक्शन बनाने हैं। उन्होंने बोला है भैया फंक्शन क्लास के अंदर लेना है तो क्लास के अंदर लेना, और उसको क्लास के बाहर डिफाइन करना यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं है तो सारे फंक्शन क्लास के अंदर ले लो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, बराबर है, जो हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रोग्राम आता है, और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि यूनिट 1 में ऐसा प्रोग्राम वाला कोई क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में आता है ये बहुत बार, और वो प्रोग्राम आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यू गिव प्रेफरेंस टू इट फॉर स्कोरिंग। और उसके साथ दूसरा कौन सा क्वेश्चन है वो चूज करो, समझे? बट नहीं आता है, अच्छा करने के चक्कर में गड़बड़ मत करो भाई। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है थेरोटिकल, उसको लिख के कम से कम 5 में से 2 लो, 2 2 3 3 2 2 जोड़ के 15 तो जोड़ लेंगे। हाँ, ज्यादा अच्छा चक्कर में 15 भी नहीं मिले तो बैग आ गया पेपर। और सी पेपर, सी प्लस पेपर, ये बैग आना कोई नई बात नहीं है, आते रहते बेटा, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या आता है फाइनली? फाइनल यूनिट 1 में क्या आता है? एक प्रोग्राम आता है, जिस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे लॉजिक सी लैंग्वेज में लगाने पड़ते थे, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, रिवर्स, ये इतने बड़े बड़े कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। सिंपल 2 फंक्शन, एक फंक्शन डेटा एक्सेप्ट करता है, एक फंक्शन डेटा डिस्प्ले करता है। कभी कभी छोटे छोटे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फंक्शन को कॉल करो, कहानी खत्म, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस, एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट, उसके साथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तीसरा एलिमेंट्स, फीचर, और कभी कभार स्टैटिक का क्वेश्चन। दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1, दैट्स ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट वांट टू रीड एनीथिंग। ओके, इज इट क्लियर? सब लोग कर लेंगे प्रिपेयर? जोर से बोलो यस सर, वेरी गुड, घर घर तक आवाज पहुंची आपकी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 2। चलो ध्यान देंगे सब लोग। हाँ, कीप साइलेंस। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 2 पे। यूनिट 2 की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा, अगर हम चारों यूनिट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे आसान यूनिट जो है वो यूनिट 2 है। स्कोर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, फॉर एवरीथिंग, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक आल्सो। नो कंफ्यूजन, नो ट्रबल। सर ऐसा प्रोग्राम आया तो मैं क्या, अरे भाई टेंशन ही नहीं तेरे को, टिपिकल प्रोग्राम आता है वो तो प्रिपेयर कर, एग्जाम में लिख ले, कहानी खत्म। इज इट क्लियर? तो जिसके हमारे टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, 3 टॉपिक्स है। एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर पे 100% आता है, एक क्वेश्चन डिस्ट्रक्टर पे 100% आता है, एक क्वेश्चन ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे 100% आता है। तो सर ये तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो चौथा क्वेश्चन जो आएगा, एक तो कंस्ट्रक्टर का रिपीट होगा या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का रिपीट होगा। कैसे? एक साइड में आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का थ्योरी और दूसरे रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और में आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? अब इसमें से आपने क्या प्रिपरेशन किया हुआ है, कैसे क्या है, उसके हिसाब से हमको पिक करना है, बराबर है।
बीच में एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे पूछा, मतलब कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं स्टूडेंट्स का। उन्होंने पूछा कि सर आइदर साइड का एक और साइड का एक नहीं चलेगा क्या? मैंने बोला भाई तू यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहा है, अभी तू फर्स्ट ईयर में आ गया है, तू बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज माई क्वेश्चन। मतलब ऐसा भी डाउट है किसी को कि सर मुझे इस साइड का एक अच्छा आ रहा है और साइड का एक अच्छा आ रहा है, मैं दोनों पिक कर लेता। ठीक है, तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे को मत पूछते जाओ और और मुझे भी नर्वस फील मत करते जाओ ऐसे क्वेश्चन पूछ के, ताकि मुझे लगना चाहिए कि मैं कुछ मैच्योर्ड 19 ईयर्स ओल्ड 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया ऐसी नहीं ऐसी जनरेशन नहीं चाहिए हमें। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक ही साइड चलेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको वही साइड पिक करना है जो साइड आपके लिए कंफर्टेबल है, जो साइड आपके लिए कंफर्टेबल है। नहीं सर एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैंने क्वेश्चन लिखना चालू किया फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। तू पागल है क्या बेटा? तू पहले क्वेश्चन देखना तेरे को दोनों कौन से आते हैं, फिर लिखना शुरू करना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो प्लीज ऐसा करो मत आप। ठीक है, दूसरी बात है, कुछ लोगों का क्या होता है, वो पूरा पेपर देखते बैठे। मैं भैया पेपर मत देखो पूरा जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाएंगे। जो बहुत अच्छे स्कोर करने वाले पेपर है वो तो पूरा पेपर पढ़ भी सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं पेपर शुरू करूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे 100 में 10 ही है या 5 ही है। 1995 जो बच्चे हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। क्या करना, सीधा पेपर ओपन करना, पहले यूनिट 1 की जो भी स्टोरी है, मतलब इफ यूनिट 1 इज अबाउट शाहरुख खान तो रिमेंबर जस्ट रिमाइंड अबाउट द शाहरुख खान। इफ यूनिट 2 अबाउट द सलमान खान तो सलमान खान को याद करो। यूनिट 3 अबाउट द दीपिका पादुकोण तो दीपिका पादुकोण को याद करो। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करो। तो यूनिट 1 पता है क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक। ओके, माय माइंड इज वेरी लिमिटेड, आई वांट टू थिंक ओनली ऑन दैट एरिया। फटाक से 2 क्वेश्चन पकड़े, सॉल्व किया, यूनिट 2 पे आ गए। नहीं, मैं यूनिट 4 का एक सॉल्व करूंगा, फिर यूनिट 3.1, फिर 3 का ए, 2 का बी। मतलब बेचारा एग्जामिनर पहले से बीवी से झगड़ा करके आया है और ऊपर से आप उसको और परेशान कर रहे हैं। क्या पहला एक क्वेश्चन कौन सा, 3A। क्यों भाई, मेरे को एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, कौन सा, 3 का ए, फिर 2 का बी, फिर 4 का ए। तू उसको ऐसा जंपिंग कराएगा ना, वो भी तेरे मार्क जम कर देगा। आया समझ में? तो भैया उसका भी सोचना पड़ेगा ना, उसको भी बहुत सारे पेपर चेक करना है। पहले उसका दिमाग खराब घर से हुआ है, गर्मी के दिन है, पेपर चेक करने हैं। समझते जाओ थोड़ा सा तुम। और ऐसे चक्कर में आप उसको अगर परेशान करोगे एग्जामिनर को, तो वो पूरा गुस्सा किस पे निकालेगा, बीवी पे निकाल सकता है? उसकी हिम्मत है क्या? नहीं। घर में जाके बीवी पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, किस पे निकालेगा? आप लोगों पे। समझे? तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करो मत। सीधा क्वेश्चन 1 ए बी या सी डी, क्वेश्चन 2 ए बी और सी डी, ऐसा ही चलो। नहीं आया छोड़ दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को डी का नहीं बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपने उसकी जगह छोड़ दी और बाद में लिखेंगे, ये करो ही मत। कुछ नहीं होता बाकी भैया जितना आ सकता है उसी समय पे कहानी खत्म करो, बाद में कोई तीर नहीं सर एक्चुअली वो आधा घंटा हम रुकते हैं थोड़ा। हाँ सर वो कैसा रहता है आप समझ नहीं सकते सर, सर आप होंगे, हम हैं। हाँ सर आखिरी का आधा घंटा बहुत काम कर रहा था सर, वो थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा सेटिंग इधर उधर हो जाती है हमारी, इसके लिए हम रुके रहते सर, वो इसके लिए जगह छोड़ के रखते हैं। तो ये आपका मैनेजमेंट आप संभालो, बट मेरे हिसाब से ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, चलो कम टू द यूनिट 2। ओके ध्यान दो। तो अभी देखो, हाँ कीप साइलेंस। यूनिट 2 में कंस्ट्रक्टर का एक क्वेश्चन जब आएगा तो सुनो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों कंस्ट्रक्टर एक ही प्रोग्राम में आए, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बराबर है? और कभी कभी कंस्ट्रक्टर के साथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी यूज करते हैं, जिसमें हम एक आर्गुमेंट को वैल्यू पहले से देके रख देते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है 101%। तो हाउ मच प्रोग्राम यू नीड टू प्रिपेयर? प्रोग्राम फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज, प्रोग्राम फॉर कॉपी। इट्स वेरी इजी। और अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आ गया तो इन्हीं में से यूज करना है। 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेपर देने जा रहे हैं एंड यूनिट 2 में आपको कंस्ट्रक्टर वर्ड नहीं दिखे। इट इज इम्पॉसिबल। आप यूनिट 2 का पेपर देखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्टर ये वर्ड तो दिखने ही वाला है। फिर उसमें क्या दिखेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है।
जो कि कितना इजी है यार, इट्स वेरी इजी, बराबर है। किसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर? बोलो एक लाइन में बताओ फटाफट सब लोग, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? जिसका नाम क्लास के नाम के साथ मैच होता है, जिसका नाम, ठीक है। इज कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, यस और नो? हाउ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक? इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक। कब इन्वोक होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इतना इजी है ना बॉस, बस ये प्रिपेयर करो आप। और कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो उसको कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? अगर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट भेजा तो, कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट भेजा तो, दैट्स ऑल। कंस्ट्रक्टर में दो आर्गुमेंट है, उसमें एक की वैल्यू हमने देके रख दी, तो कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, वेरी इजी। इसमें से एक 100% 5 मार्क का आने वाला है। अब उसके साथ दूसरा कौन सा आएगा सर? हो सकता है कि उसके साथ दूसरा आपको डिस्ट्रक्टर का आए, या हो सकता है आपको दूसरा आए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। एक तो कंस्ट्रक्टर पक्का हो गया ना, आपने 3-4 में से लिख दिया। अब दूसरा एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स है 10 रूल, वो लिख के आ जाएंगे, या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम आएगा, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, वो लिखेंगे हम। आर यू गेटिंग दिस? तो इस टाइप से आपका पेपर रहने वाला है। तो एक कंस्ट्रक्टर आपने प्रिपेयर कर लिया, जिसमें क्वेश्चन कैसे कैसे रह सकते हैं? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर विद सूटेबल एग्जांपल। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इट। राइट अ प्रोग्राम बोलेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनियो, प्रोग्राम लिखो, आउटपुट लिखो, राइट अ प्रोग्राम, समझे? व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है? What is constructor? Write a program. What is copy constructor? Write a program. What is constructor? Explain constructor with an example. Explain parametric constructor with an example. Explain constructor overloading. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 99% क्वेश्चन जो मैंने पढ़े ना, सब में प्रोग्राम लिखना है। फिर आप सिर्फ थ्योरी की बेस पे कैसे करोगे? सब में प्रोग्राम लिखना है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम। एक तो ऐसा पूछते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू ओवरलोड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आपको कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट फिर से होने के चांसेस कम। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करो, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करो, ऐसा डायरेक्ट प्रोग्राम आता है 5 मार्क का। बाकी के क्वेश्चन में प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं है, बट उसके साथ बोला है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम। व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। व्हाट इज एक्सप्लेन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर विद एन एग्जांपल। सब लोग ध्यान रखना, इसमें व्हाट इज एक्सप्लेन पे 1 या 2 मार्क है, और प्रोग्राम पे 3 या 4 मार्क है। और आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा समझा और बहुत थ्योरी लिख के आ गए, और प्रोग्राम लिखने गए, हाँ सर मैंने प्रिपेयर तो किया था, क्लास लिखा, नाम लिखा, बाद में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, और सर वो आधा अधूरा छूट गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों का होता है जिन्होंने प्रोग्राम अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए। तो व्हाट विल हैपन, आपको फील रहेगा कि मैंने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लिख के आया, लेकिन व्हाट इज कंसिडर पे 1 ही मार्क था बॉस, और उसके साथ जो प्रोग्राम था 4 मार्क का था, और आपने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, आपको याद नहीं आया, काटपीट हुई, आधा अधूरा छोड़ दिया, तो वो आपने 1 ही मार्क का सवाल किया, उसमें 1 ही मार्क मिलेगा। या कभी कभार प्रोग्राम लिख के आ गए, वो गलत लिख के आ गए, तो उस पर मार्क मिले नहीं, उसने कट करके अंडा दे दिया, तो आपने कैलकुलेशन किया, मैंने 5 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे 3 मिलने चाहिए, मिला 1 मार्क। एक एक जोड़ेंगे तो कैसे 15 बनेंगे बॉस? एक एक जोड़ेंगे तो कैसे 15 बनेंगे? फाइनली व्हाट इज द मैसेज यू आर गेटिंग? यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोग्राम्स। इफ यू विल नॉट प्रिपेयर द प्रोग्राम, पेपर बैक भी आ सकता है और मार्क्स भी बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ सी लैंग्वेज पेपर, दिस इज अ C++ पेपर। समझ में आ रहा है? आपको हर क्वेश्चन के साथ एक प्रोग्राम देना है, बट इसमें अच्छा क्या है, अरे प्रोग्राम के बहुत बड़े बड़े लॉजिक नहीं लिखने हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, टिपिकल प्रोग्राम प्रिपेयर करने। जिनको नहीं आता है वो रट्टा भी मार सकते हैं, बट मोस्टली हम लोगों ने क्लास में वो समझे है, आपको आता है तो अच्छा लिखो बॉस। गेटिंग? तो एक क्वेश्चन की कंस्ट्रक्टर का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। कैसा रहेगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और उसके क्या है रूल्स। 10 रूल प्रिपेयर किए थे हमने क्लास में, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज नाउ इट, बट हमने बहुत अच्छे प्रिपेयर किए। राइट डाउन द रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लिस्ट द ऑपरेटर्स व्हिच कैन नॉट बी ओवरलोडेड।
क्योंकि हमारे जो रूल है उसमें हमारा 5वां 6वां रूल है कि ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते और ये ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं हो सकते। है हमारे 2 बॉक्सेस नोट्स में, दैट्स ऑल। तो वो पूछते हैं, तो रूल के साथ वो भी हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन किस पे रहेगा, कंस्ट्रक्टर पे, एक क्वेश्चन किस पे रहेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम कौन से प्रिपेयर करने हैं, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना है प्लस। वेरी इजी प्रोग्राम दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपको, एक डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होता है, देखो कभी कभी घुमा फिरा के पूछते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट हाउ द डिस्ट्रक्टर गेट इन्वोक इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर। ऐसे क्वेश्चन जब घुमा फिरा के पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेटा कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है और डिस्ट्रक्टर के प्रोग्राम का आउटपुट, और वो कैसे कैसे रन हुआ, मतलब जब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर फायर हुआ, जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया तो डिस्ट्रक्टर फायर हो गया। और हमारा ऑब्जेक्ट अगर मेन के अंदर बना है तो उसका स्कोप कब खत्म होता है, जब मेन बंद होता है। इसका मतलब डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम का आउटपुट पहली बार ऐसे हमें मिलता है जो मेन के बाद मिलता है। आर यू गेटिंग दिस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बराबर है। तो डिस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम, ये क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। और उसके बाद क्या पूछते हैं, व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर, राइट डाउन द यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, एक्सप्लेन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद एग्जांपल। यूनरी मतलब जिसको एक ऑपरेंड है, एग्जांपल प्लस प्लस माइनस माइनस, या इवन माइनस और प्लस भी हो सकता है, बट मोस्टली माइनस और प्लस किस में आता है, बाइनरी में। बाइनरी ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड है, यूनियरी ऑपरेटर जिसको एक ऑपरेंड है। आई प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, आई इज ऑपरेंड, प्लस प्लस इज अ ऑपरेटर। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी आर द ऑपरेंड, प्लस इज द ऑपरेटर। 2 ऑपरेंड, एक ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड, यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर तो एक ही रहता है, बट एक ऑपरेंड है तो यूनरी, 2 ऑपरेंड है तो बाइनरी। जिसके प्रोग्राम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो एग्जाम में आते हैं, वो हमें प्रिपेयर करना है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला, अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूं, अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूं तो मेरे 5 मार्क पक्के हो गए। उसके साथ मुझे एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, या फिर मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल लिखने पड़ेंगे, या फिर मुझे डिस्ट्रक्टर का लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो सर फिर इसमें सिर्फ 2 पार्ट प्रिपेयर किए तो नहीं होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे डिस्ट्रक्टर छोड़ देना है तो आपका बन सकता है, आपको 100% एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर के साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, डिस्ट्रक्टर छोड़ दिया। बट डिस्ट्रक्टर क्यों छोड़ना है यार, एक तो प्रोग्राम है छोटा सा, क्या के लिए छोड़ना है, इजी है। आया समझ में। तो रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रिपेयर करके रखो बराबर, 2 मिनट के लिए नोट्स में आते हैं। सी ऑल स्टूडेंट्स, यूनिट 2, ओके, यूनिट 2 कहा गया, यस दिख रहा है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती, थ्योरी लिखनी पड़ती सिर्फ 4-5 लाइन, बाद में एग्जाम्पल प्रोग्राम, ठीक है। तो आप, हाँ सब लोग ध्यान रखना भी, वन मोर पॉइंट आई एम एडिंग टू इनटू योर नॉलेज। जब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना, इनके नोट्स में मैंने बहुत अच्छे सिंटैक्स दिए जो कितनी इजी है। देखो, क्लास, क्लास नेम, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, सबको पता है कि कंस्ट्रक्टर कहाँ लिखना पड़ता है, पब्लिक में, बराबर है कि नहीं है। कंस्ट्रक्टर कहाँ लिखना पड़ता है, पब्लिक में। तो मैंने भी यहाँ पे सिंटैक्स में क्या लिखा है, देखो, क्लास, क्लास नेम, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। पब्लिक में क्लास नेम लिखा है ना, जो क्लास का नाम है वही यहाँ लिखा है ना मैंने, और इसमें आर्गुमेंट नहीं है तो ये कौन सा हो गया, डिफॉल्ट। कितना कुछ डिफिकल्ट है क्या प्रिपेयर करना, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हम लोग सिंटैक्स में जाएंगे और मतलब बहुत सारी चीजें आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक कैसे होगा, जैसे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया आर, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ना, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके सर, पैरामीटर्स में आएंगे, सेम सिंटैक्स, नथिंग टू वरी। सर व्हाट इज द सिंटैक्स, क्लास नेम, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, और यहाँ पे क्या है, पब्लिक में क्लास नेम के साथ क्या है बॉस, पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ना। बट ये इन्वोक करते टाइम आपको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पैरामीटर भेजने पड़ेंगे ना, ठीक है। डिफॉल्ट है तो पैरामीटर भेजने की जरूरत है क्या, नहीं, बट पैरामीटर है तो क्या भेजने पड़ेंगे, पैरामीटर। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर वैसे आते हैं हम लोग तीसरे सिंटैक्स में, तीसरे सिंटैक्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसका सिंटैक्स अगर हम लोग देखते हैं
तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी पब्लिक में ही लिखा हुआ है, सेम क्लास नेम है, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट है क्लास नेम एम्परसेंड OB1। ये एम्परसेंड इज नीडेड क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं? ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट। क्या भेज रहे हैं? ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड लिखना जरूरी है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये इन्वोक कैसे होता है? रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ R2 और उसमें क्या भेजो? R1 एज अ आर्गुमेंट। R1 आर्गुमेंट भेजा मतलब क्या हो गया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। R1 भेजा तो कॉपी, 100 टू 100 भेजा तो पैरामीटराइज, कुछ भी नहीं भेजा तो डिफॉल्ट। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा सिंटैक्स बनाया है, जहां पे मैंने पब्लिक में तीनों कंस्ट्रक्टर रख दिए। कितना इजी है देखो ना। आप ऐसे थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। देखो, दिस क्लास इज विदाउट पैरामीटर, दिस क्लास नेम इज विद पैरामीटर एंड दिस क्लास नेम इज ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। मीन्स वन प्रोग्राम इज हैविंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स एंड कॉपी, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आप ऐसा थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझते जाओ। थ्योरेटिकली पूछा है, बट उन्होंने बोला प्रोग्राम, एक्सप्लेन विथ एन प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, तो फिर थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा, समझे? प्रोग्राम प्रिपेयर करो प्रॉपरली। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसी में हमने क्या किया? पैरामीटर के साथ साथ क्या कर दिया? एक वैल्यू, एक वेरिएबल को वैल्यू पहले से देके रख दी। पहले से देके रख दी तो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। वेरी इजी। चलो कम टू द पॉइंट। डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्या हो गया? क्लास का नाम यहाँ पे भी मैच होगा कि नहीं होगा? ये भी पब्लिक में रहेगा कि नहीं रहेगा? ओनली डिफरेंस व्हाट? टिल्ड। उसके सामने क्या रहेगा? टिल्ड। बस टिल्ड लगाया, क्या बन गया? डिस्ट्रक्टर। विदाउट टिल्ड इट विल बी कंस्ट्रक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टर आर देयर? नो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर एक ही होता है। इज देयर एनी डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर? नो डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्टर। जो भी टाइप्स वगैरह है वो किसके हैं? कंस्ट्रक्टर के। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बहुत रेयरली पूछते हैं, कभी पूछा तो ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के पहले आप स्टैटिक लगा सकते हैं। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको अच्छे से याद है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब आप यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हो, जब आप यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो उसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं रहता, और जब आप बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट रहता है। बराबर है? प्रोग्राम में हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ये? हाँ, अगर हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं, ठीक है, और अगर हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो हम लोग ऑपरेटर लिखते हैं ना, और ऑपरेटर के साथ कौन सा ऑपरेटर है? ये प्लस प्लस। कौन सा है? यूनरी। तो इसमें हम एक भी आर्गुमेंट नहीं भेजते, ये यूनरी है। बराबर है? बट वही अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, बाइनरी दिख रहा है ऑपरेटर फंक्शन, तो उसमें क्या भेजना पड़ता है? वन ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। ऐसे ही आपके 10 रूल में 2 रूल है ना। यूनरी ऑपरेटर जब आप ओवरलोड करते हो तो उसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं रहता, लेकिन फ्रेंड से करेंगे तो एक आएगा। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट रहता है, और फ्रेंड से करेंगे तो 2 आते हैं। ऐसे 2 रूल। हमने 10 रूल बहुत अच्छे से पढ़े हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, और वो भी एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है। ओके, रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग 10 रूल है, बहुत अच्छे से। मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज ऑल दैट रूल, हमने बहुत अच्छे से क्लास में प्रिपेयर किए थे, सबके दिमाग में होंगे। एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब याद आ जाएंगे, हाँ हाँ यार हमने प्रिपेयर किए थे। ठीक है, इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम, इट विल टेक ओनली 10 minutes to prepare this, because already we learn all this in this unit। ठीक है, तो फाइनली यूनिट 2 का कंक्लूजन क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स, रूल्स मीन्स ओनली थ्योरी, नो प्रोग्राम रिक्वायर्ड। इफ यू प्रिपेयर रूल्स यू विल गेट आउट ऑफ 5 marks। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है वो आप पिक करो और बढ़िया सॉल्व करो। ओके, देन वी जंप टू यूनिट 3। लिसन टू मी केयरफुली। Compared to all the units, unit 3 somehow difficult, not that much difficult, but compared to all units,
अगर हम यूनिट 3 की बात करेंगे तो इसमें पहला एक क्वेश्चन आंख बंद करके आने वाला है, वो है इनहेरिटेंस का, वो आने वाला है इनहेरिटेंस का, बराबर है। इनहेरिटेंस सिंगल, मल्टीपल, हिरार्चिकल एंड मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड आल्सो। तो आपको इनहेरिटेंस क्या होता है उसकी टिपिकल डायग्राम और उन सभी का एक एक एग्जाम्पल, उन सभी का एक एक एग्जाम्पल। लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, दीज आर द इनहेरिटेंस ना, यू ऑल नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो ये सारे इनहेरिटेंस की डायग्राम, सारे इनहेरिटेंस की डायग्राम, यू शुड नो द डायग्राम। एग्जाम में अगर प्रोग्राम आता है तो भी आप साथ में डायग्राम बना सकते हो, प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो। तो आपको इनहेरिटेंस के प्रोग्राम प्रिपेयर करने हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हिरार्चिकल एज वेल एज हाइब्रिड। याद है टॉपिक? इनहेरिटेंस के सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। तो आपको लगता है, देखो अभी कैसा है, मैं जिन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ इसमें से कुछ स्टूडेंट है जो 50 में से 40 प्लस मार्क्स लेने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट 30 प्लस मार्क्स लेने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट 20 प्लस मार्क्स लेने वाले हैं, और कुछ स्टूडेंट 15 मिले तो आज मैं मिठाई बांटूंगा, है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ अभी, बराबर है। तो जिनको लगता है कि मुझे 15 मिले तो भी मैं मिठाई बांटूंगा, ऐसे जो स्टूडेंट्स मेरे सामने अगर बैठे हैं या मुझे सुन रहे हैं तो सब लोग ध्यान रखना, प्रिपेयर 2 यूनिट्स वेरी वेल। दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू। प्रिपेयर फर्स्ट 2 यूनिट्स वेरी वेल, तोड़ फोड़ सारे प्रोग्राम, सारी थ्योरी छान मारो, बहुत अच्छा पक्का। डोंट डू सम पार्ट ऑफ यूनिट 1, सम पार्ट ऑफ यूनिट 2, सम पार्ट ऑफ यूनिट 3, सम पार्ट ऑफ यूनिट 4। ओके मैंने बहुत पढ़ाई की, चारों यूनिट पढ़े, डोंट डू दैट, यू विल नॉट गेट 15 मार्क्स, पेपर बैक आएगा, दैट इज माई गारंटी। मैं कौन से स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ? जिनको 15 के पीछे पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े 15 के पीछे, हाथ दो गए, समझे? उनने क्या करना है, 2 यूनिट तोड़ फोड़ प्रिपेयर करो, और थर्ड और फोर्थ यूनिट का जो मैनेजेबल है, जो इजी है, रूल्स ऑफ समथिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इनहेरिटेंस के एग्जांपल, थोड़े जो मैनेजेबल है उतना ही करो, सबके पीछे भागो मत। सबके पीछे भागोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, बराबर है। तो ये सजेशन उन बच्चों को है जो 15 मार्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट बॉस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें तो वही कुछ छोड़ना नहीं है। बिकॉज एज यू ऑल नो, इन द लास्ट एग्जामिनेशन सी लैंग्वेज में आउट ऑफ 50, 47, 46, 48 ऐसे मार्क्स डिसऑफ के मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट थे कि नहीं थे? यस और नो? इतने मार्क्स सी लैंग्वेज में ले चुके थे, बराबर है। ऐसे ही मार्क्स हम सी प्लस में ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, सभी जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। इस बार ये जो 47, 48 मार्क्स मिला थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि पेपर जाने वाला है यूनिवर्सिटी। सर मतलब सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेम पेपर जाता है यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम पेपर रहता है कॉलेज में, लेकिन चेक करते हैं यूनिवर्सिटी के लोग। नहीं सर हमारे मैडम ने चेक किया, लेकिन सब लोग ध्यान रखना थोड़ा फर्क पड़ता है। अभी मुझे एक बात बताओ, आपके कॉलेज में फर्स्ट सेम का पेपर था ना, तो इतने सारे बच्चों को पेपर बैक क्यों आया? उन्हें तो सबको पास करना चाहिए था ना। इंटर कॉलेज एग्जाम देना, आपका जब एग्जाम टाइम टेबल आता है तो वहां पे क्या लिख के आता है? ये कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन है, आता है फर्स्ट सेम थर्ड सेम क्या लिख के आता है? कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन। अभी सेकंड फोर्थ में ऐसा लिख के नहीं आया है, टाइम टेबल में लिख के आया है क्या? बिकॉज इट्स नॉट कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन। इसका पेपर कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी। इस बार आपको सेंटर मिला है क्या? बराबर है। लास्ट टाइम एग्जाम कहाँ हुई थी? घर में। कॉलेज में हुई मतलब अपना घर, अपनी खेती, घर की खेती, बराबर है। इस बार सेंटर मिलने वाला है ना, और सेंटर मिलने वाला क्या है भैया? मिला है सर, 2 दिन बचे एग्जाम के लिए, बराबर है। तो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात, अगर घर में भी पेपर रहा तो कहाँ सब लोग निकालते? फर्स्ट सेम का देखा ना कितने बच्चों को पेपर बैक आया, वो तो घर में पेपर था हमारे, तो भी पेपर बैक था, ठीक है। इससे और एक सजेशन देना चाहता हूं मैं, आफ्टर सेकंड सेम योर थर्ड सेम विल बी देयर। थर्ड सेम इज द कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन। थर्ड सेम में एक ऐसा सब्जेक्ट आने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर।
DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, पूरे कंप्यूटर फील्ड का सबसे टफ पेपर। वो आप घर में बैठ के दो कि घर के बाहर जाके दो, बेटा इट्स वेरी डेंजरस। वो पहली बात तो समझता ही नहीं है, बराबर है, उसको बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट है जो आपके आने वाले थर्ड सेम में। ठीक है सर, अभी टेंशन मत दो सर, अभी पहले पेपर निकालने। ओके, ऐसी बात निकले से बता रहा हूं। अभी सेकंड सेम का टेंशन लो, वो टेंशन जून से लेना। लेकिन और एक बात, वो जो टेंशन है ना, वो एकदम जून फर्स्ट वीक जब फ्रेश शुरू हो जाता है सेमिस्टर, तभी से उसका टेंशन लेना शुरू कर देंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरी। जनरली क्या है, सबकी आंखें कब खुलती है? एक महीना पहले। सबकी आंखें खुलती है एक महीना पहले, और फिर टेंशन आता है आपको। तो ऐसा करो मत, क्योंकि आपको पूरा बीसी अच्छे से निकालना है, बराबर है। चलो ध्यान देंगे, कम टू द पॉइंट। ओके, यूनिट 3 में सर कौन से क्वेश्चन आएंगे? आग बंद करके, पेपर आपके हाथ में है तो आग बंद करके एक क्वेश्चन दिखने वाला है, वो है इनहेरिटेंस। इफ यू प्रिपेयर सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरार्चिकल, हाइब्रिड, ओनली 5 प्रोग्राम, 100% एक प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा, उसकी थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, एक डायग्राम बनाई बढ़िया, आउटपुट लिखा, 5 पैसे 5। सर वो हर यूनिट में 5 मार्क हम तो ले ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, बराबर है सर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि हर यूनिट में हम 5 मार्क ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है फिर? 5 मार्क पहला यूनिट, 5 मार्क दूसरा यूनिट, 5 मार्क तीसरा यूनिट, और 5 मार्क चौथा यूनिट। तो अभी हमने कितने मार्क्स के सॉल्व किए पेपर? 20 मार्क के। सर होने सर 20 में से 15 तो चाहिए, ठीक है, 20 मार्क का हो गया। और 2.5 मार्क के 4 कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें से 2 तो हमें पढ़ने ही पड़े नहीं, एक थोड़ा पता था, एक फेक के आए, बराबर है। हाँ, ये हमारी कहानी रहती है, बराबर है। और उस केस में उस पर अपन कितना एक्सपेक्ट करेंगे? 1-2 मार्क ना। और इधर जो हमने 5-5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, उस पर अगर हमें 2-2 मार्क मिले, तो सर यही तो होता है सर, 2 4 जा 8, उधर का 1 कितनी मिला ले? 9 मार्क को, 15 ही नहीं पहुंच ले। तो भाई आप 5 में से 5 लेने वाले अगर स्टूडेंट होते तो आप 15 के पीछे क्यों भागते? अगर आप 5 में से 5 मार्क लेने वाले स्टूडेंट होते तो आप 15 के पीछे नहीं भागते, आप 40 और 45 के पीछे भागते, बराबर है ना। तो फिर आपको कहा गारंटी कि 5 में से 5 मिलेंगे? तो रह गया ना बैग। इसीलिए बेस्ट क्या है, 2 यूनिट छान मारो और तीसरे चौथे यूनिट का इजी कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपका हो जाएगा 20। 2 यूनिट के कितने मार्क्स हो गए? 10 और 2 20 मार्क हो गए, और 5-5 मार्क ये हो गए, 20 और 10 कितने हो गए? 30। और उधर अपने 2.5 या 5 मार्क, मतलब 30-32 मार्क का पेपर सॉल्व करते तो 15 मिल जाते। नाही सर, आम्ही 18 सॉल्व केला आणि 15 मिळाले पाहिजे आम्हाला। मतलब वो डिपेंड करता है पेपर कौन सा है। C+ की बात कर रहा हूँ। कुछ पेपर में आपने अगर 25 मार्क का सॉल्व किया तो 15 मिल जाते हैं, किसी में आपने सिर्फ 20 ही मार्क का सॉल्व किया तो भी 15 मिल सकते हैं। सुनो, पेपर को देख के, आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से प्लान करो। चलो, तो थर्ड यूनिट में हमारा एक क्वेश्चन को पक्का कौन सा हो गया? दूसरा क्वेश्चन 100% आता है न्यू डिलीट ऑपरेटर, उसी से रिलेटेड है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसी से रिलेटेड डायनेमिक ऑब्जेक्ट। डायनेमिक ऑब्जेक्ट, न्यू ऑपरेटर का यूज करके जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक ऑब्जेक्ट। सबको पता है, ध्यान दो इधर, सुनो इधर ध्यान देंगे सब लोग। अगर आप रेक्टेंगल आर लिखते हो तो दिस इज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट, बट रेक्टेंगल डायरेक्ट न्यू क्या? हाँ, रेक्टेंगल R1, रेक्टेंगल OB इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ऐसा रहता क्या? ऐसा रहता क्या? क्या लगेगा बोलो? पॉइंटर, वेरी गुड। क्या लगेगा? रेक्टेंगल पॉइंटर OB इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, बराबर है अभी? यस और नो? इज इट परफेक्ट और रॉन्ग? हाँ, सेमीकोलन तो दे देंगे ये सही है क्या सब लोग? देखो फटाफट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्या? देखो फटाफट, याद आ रहा है कि आपको रेक्टेंगल पॉइंटर OB इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, इसमें ऐसी पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत है क्या? हाँ, दैट इज नॉट नीडेड, दिस इज ओके, बराबर है? अभी सही है कि नहीं है? तो ये एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो गया।
आपको अरे ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हाँ, तो आपको पॉइंटर का ऑब्जेक्ट का अरे लेना पड़ता है, बट अरे लेके नहीं चलता, उसके लिए लूप लगा के एक एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, ये सिखाया है सर। ये सब पॉइंटर वाइंटर ऑब्जेक्ट दिमाग मत खराब करो सर, ये फालतू बातें मत करो, बस इजी इजी बताओ। पॉइंटर हमारे कभी दिमाग में समझा ही नहीं हमें। तो ऐसे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो सुनो मेरी बात, कम से कम बॉस पॉइंटर कम से कम न्यू के लिए तो प्रिपेयर करो। न्यू ऑपरेटर का प्रोग्राम प्रिपेयर करके रखो, 100% एग्जाम में आता है। न्यू ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक ऑब्जेक्ट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, न्यू के साथ डिलीट। तो आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है इनहेरिटेंस का, दूसरा क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला है, डायनामिक ऑब्जेक्ट का। और डायनामिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, न्यू। वो फ्री किससे होता है, डिलीट। न्यू और डिलीट ऑपरेटर प्रिपेयर करो अच्छे से, इनहेरिटेंस प्रिपेयर करो। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन एक साइड में आ गया, आपका काम बन गया। बट बहुत बार क्या होता है, लकीली दोनों क्वेश्चन एक साइड नहीं आते हैं, तो उसके चक्कर में अपने को तीसरी चीज लगती है दिस पॉइंटर। तीसरी चीज क्या लगती है हमें, दिस पॉइंटर, बराबर है। दिस पॉइंटर, दिस पॉइंटर क्या होता है, दिस पॉइंटर पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है दिस पॉइंटर। तो सर प्रोग्राम कौन कौन से प्रिपेयर करने, फिर डायनामिक ऑब्जेक्ट का एक, न्यू का, बराबर है। इनहेरिटेंस के सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टी हियरार्चिकल, हाइब्रिड, मल्टीपल, ये सारे एग्जाम्पल, दिस पॉइंटर का एग्जाम्पल। एंड समटाइम दे आस्क बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। व्हाट, behavior of constructor in inheritance. Are you getting this? Let me scroll these notes. ये इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको, बराबर है। ये पॉइंटर दिख रहा है, दिस पॉइंटर, आपको याद है दिस पॉइंटर के लिए एरो लगता है, वेरी गुड, ठीक है। सी, दिस इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट ना, दिस इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट अरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। जहां न्यू लगा वहां पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यू डिलीट ऑपरेटर, ओके सर। उसके बाद दिस पॉइंटर, और लास्ट क्या रहता है, लास्ट कंस्ट्रक्टर विथ इनहेरिटेंस, ठीक है। जिन जिन लोगों की बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, सर हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास वगैरह स्किप कर सकते हैं, बराबर है। बट इनहेरिटेंस तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, न्यू डिलीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उससे हो सकता है कि आपका काम बन जाए। साथ में दिस पॉइंटर का, ये स्किप कर सकते हैं। मिनिमम प्रिपेयर करना है तो इनहेरिटेंस के साथ डायनामिक ऑब्जेक्ट, मिनिमम। पर सब कुछ करना है तो ऑफकोर्स मैं आपको बता रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? देन वी जंप ऑन यूनिट 4 सी, देन हम जंप ऑन यूनिट 4। यूनिट 4 पे अगर हम लगाते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन 100% है वर्चुअल फंक्शन का। वर्चुअल फंक्शन का क्वेश्चन दो टाइप से आता है, वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उस क्लास को कौन सा क्लास बोलते हैं, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, क्या बात है। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको कौन सा क्लास बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो आपको एग्जाम में अगर दिखा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन किसका है, प्योर वर्चुअल फंक्शन का। प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब कोई भी प्रोग्राम एक्स्ट्रा नहीं है, सेम प्रोग्राम थोड़ा मॉडिफाई किया, सिर्फ वर्चुअल फंक्शन जो है उसकी बॉडी हटा दी, उसको इक्वल टू 0 लिख दिया, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। क्योंकि वर्चुअल फंक्शन की बॉडी अगर हटा देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, और उसको क्या लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू 0। सर एक बार झलक दिखाओ सर, भूल गए हम लोग, याद नहीं आ रहा सर, भूल गए सर हम लोग, याद नहीं आ रहा है। ओके, डोंट वरी, आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल शो यू। सी दिस इज योर वर्चुअल फंक्शन ना, ओके। व्हाट यू राइट, अच्छा वर्चुअल फंक्शन आप प्रोग्राम लिख के आए, अरे हाँ सर ने पढ़ाया था वर्चुअल फंक्शन का वर्चुअल कीवर्ड लिखो, ये लिखो वो लिखो। भाई अगर आप वर्चुअल कीवर्ड लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, और अगर आप इनहेरिटेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो वर्चुअल फंक्शन इज इम्पॉसिबल। बिकॉज वर्चुअल फंक्शन एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं और फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। इसका मतलब अगर बेस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन है और डिराइव क्लास में भी डिस्प्ले फंक्शन है, तभी वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा ना।
इसका मतलब अगर वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, जब बेस क्लास में जो फंक्शन है वही कहाँ होना चाहिए, डिराइव में। अगर आप उसमें गलती कर लेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस क्लास में डिस्प्ले है, शो है, और डिराइव क्लास में भी डिस्प्ले और शो है। इसका मतलब इनहेरिटेंस किया है ना यहाँ पे, क्लास डिराइव कोलन पब्लिक बेस। ओके, वन बेस क्लास वन डिराइव क्लास, कौन सा इनहेरिटेंस है, वन बेस क्लास वन डिराइव क्लास, कौन सा इनहेरिटेंस है। तो वर्चुअल फंक्शन के लिए सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं बॉस। और कितना इजी है, सिंपल एक डिराइव क्लास लेंगे जो इनहेरिट करेगा बेस क्लास में से, और आपका जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको बनाएंगे हम वर्चुअल। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बेस क्लास पॉइंटर है, बेस क्लास पॉइंटर, ध्यान दो, बेस क्लास पॉइंटर, यहाँ पॉइंटर लगता है, वो पॉइंटर जिस जिस डिराइव क्लास का एड्रेस स्टोर करेगा उसका उसका फंक्शन कॉल होगा, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बराबर है। और इसी प्रोग्राम में हमारा जो ऊपर का फंक्शन है ये वर्चुअल वॉइड शो, इसमें मैंने अगर इसकी बॉडी हटा दी, इसकी बॉडी हटा दी और इसको लिख दिया इक्वल टू 0, तो ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। और अगर ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन तो अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल फंक्शन का एक क्वेश्चन हमारा 100% है, एक तो सिंपल वर्चुअल फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। भाई एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मतलब ही प्योर वर्चुअल फंक्शन ना, तो इसका मतलब है कि वर्चुअल फंक्शन प्रिपेयर किया तो प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रिपेयर हो गया। क्यों सर, अरे भैया सिर्फ उसे कोडिंग हटानी, इक्वल टू 0 लिखना, कहानी खत्म, एक ही प्रोग्राम है, प्रिपेयर हो गया वो। फिर भी मैं ओपन करके दिखा देता हूं, सी प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्या किया, इक्वल टू 0, कौन सा क्लास हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मैंने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के सामने बी लिखा ना तो एरर आएगा। ऐसा ऐसा कमेंट वमेंट एरर वेरर आता है, ऐसा दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। भैया एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से समझाना है तो बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बेस क्लास के सामने अगर बी लिखूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता रन। जो जो पॉइंट हमारे थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे ऐसे पॉइंट हमें प्रोग्राम में हाईलाइट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं हम कि बेस बी लिखेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होता, तो हम करके नहीं दिखाएंगे, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट फंक्शन कॉल करके दिखाएंगे, और वहां पे एरर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट इज नॉट एक्सेसिबल, पब्लिक इज इजीली एक्सेसिबल, एंड प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल ओनली इन द वन डिराइव क्लास। सिर्फ एक डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, प्राइवेट तो कभी एक्सेस होता ही नहीं है, और पब्लिक जितना चाहे उतना एक्सेस होता है। जो हमारे यूनिट 1 का क्वेश्चन है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो आपको एग्जांपल देना है तो क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट का फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके दिखाया और वहां बताना पड़ेगा, अरे यहाँ एरर आएगा, क्यों भाई ये प्राइवेट फंक्शन है ना, ये पब्लिक है तो एरर आएगा क्या। ओके, तो ये बेस के सामने बी लिखा, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जो बेस क्लास है उसमें एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसकी बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है इन द सेंस ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, और उसको इक्वल टू 0 करके लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। और वो जिस बेस क्लास में होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। फिर सर ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो क्या काम का, क्यों बनाएंगे ऑब्जेक्ट हम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने वाले पॉइंटर ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू डिराइव का एड्रेस स्टोर करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, डन। ओके, तो वर्चुअल फंक्शन का हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, वर्चुअल फंक्शन से हम क्या अचीव करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम में क्या आता है, वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। और ये सब पॉइंट पॉइंट नहीं पूछते प्योर वर्चुअल, डोंट वरी, हाँ ये सॉरी रूल्स पूछते, रूल्स ऑफ वर्चुअल। कितने रूल्स है, 10 रूल, बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर किए, हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए वर्चुअल फंक्शन के 10 रूल, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के 10 रूल। जो जो अच्छे से प्रिपेयर किया ना उसको छोड़ना नहीं बेटा, बिल्कुल वो अच्छे से लिखना है। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा,
एंड सेकंड क्वेश्चन इसके और में किस पे रहने वाला है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग पे सर क्वेश्चन कौन सा आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्वेश्चन आता है आपका, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल। सर विच मॉडल यू आर टॉकिंग अबाउट, ट्राई कैच मॉडल, ट्राई कैच थ्रो मॉडल। उसका डायग्राम एग्जाम में अपना नोट्स पे बहुत अच्छे से दिया है, सी देयर इज अ डायग्राम, एग्जाम में पूछते हैं सर विच डायग्राम यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। ट्राई कैच थ्रो, थ्रो करेंगे तभी कैच होगा ना, ट्राई में एरर आएगा तभी एक्सेप्शन आएगा ना। तो दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल जिसमें हमें लिखना है ट्राई कैच थ्रो। सर कैन यू जस्ट गिव शो अस द एग्जांपल, कैन यू जस्ट शो अस द एग्जांपल, डेफिनेटली nothing to worry, we are having the example also, okay, we are having the example also, okay, it is gone from this text pad, okay, कोई problem नहीं। let me go to my drive, my folder, and there is a folder of exception handling, and this is my first example where I have not written any try catch, okay, I have not written any try catch जिसमें एरर आएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर, और वो एरर आने के कारण हमारा प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा, हमें लगता है नहीं रुकना चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा ट्राई कैच, तो वो हैंडल होगा। और ये जो ट्राई कैच का प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम का ये डायग्राम है जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल बोलते हैं। नहीं सर एग्जाम में नहीं क्या क्वेश्चन आया कि बिल्ट इन कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तो दिस आर द बिल्ट इन एक्सेप्शंस, you can draw this diagram and put one line answer of all। मतलब कौन से एरर आ सकते हैं प्रोग्राम में, कौन से एरर आ सकते हैं, बैड कास्टिंग का एरर आ सकता है, बैड एलोकेशन का एरर आ सकता है, आउट ऑफ रेंज का एरर आ सकता है, ओवरफ्लो का एरर आ सकता है, इनवैलिड आर्गुमेंट का एरर आ सकता है, ऐसे सब एरर दिए ना। सर इसका कैसा क्वेश्चन आता है सर, शो अस, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा, सी what is exception handling, give list of exception, list of exception मतलब कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तो कौन से एक्सेप्शन होते हैं उसकी डायग्राम है, कौन से एक्सेप्शन होते हैं उसकी डायग्राम है, उसके साथ क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल, उसके साथ क्या है रूल्स, तो रूल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल and exception handling का program, these are the very typical question and very few time fault tolerant design technique and uncaught exception, ऐसे दो क्वेश्चन कभी कभार रहते हैं जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बट 2.5 मार्क के लिए अगर पूछा तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, जो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बराबर है। तो ये जितने भी प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इन सारे प्रोग्राम की लिस्ट मैं अभी आपको मतलब प्रोग्राम भेजने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो आपको भेजने वाला हूँ। आज आपको ये सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, ऑलरेडी प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोग्राम आपके पास नहीं होंगे वो मैं भेजूंगा, यूनिट 1 के डिपॉजिट विड्रॉ एम्प्लॉय समथिंग लाइक दैट, बराबर है। ऐसा करके जो हमारा यूनिट चारों यूनिट है ये हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, उसका बस आपको आपके पास अभी 1.5 दिन है, and 1.5 day is more than sufficient to prepare all these things, are you getting this? तो आप ये बहुत अच्छा प्रिपेयर करो, ओके, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, till examination, while doing preparation, if you find any difficulty while understanding any concept, while understanding any program, you can put me on WhatsApp group directly, I can give you answer by my audio कि बेटा इसका मतलब ऐसा ऐसा, ये कंफ्यूज हो रहा है तेरे को, ऐसा ऐसा होता है, मैं 2 मिनट में उसका आंसर दूंगा, डोंट वेरी, टिल एग्जामिनेशन कुछ भी डाउट होता है तो कम से कम उसका रेफरेंस मैं दे सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट मुझे पर्सनली पूछने से डायरेक्ट ग्रुप में पूछो, सो दैट उससे कारण और 2-4 लोगों को फायदा हो जाए जो थोड़े शाय टाइप के पूछना नहीं चाहते, समझ में आ रहा है, हर कोई पूछना नहीं चाहता, मुझे पूछना बहुत सारे चाहते हैं पर पूछना कोई और ही है, अच्छा किसी को बात। और एक चीज लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना,
हमेशा कि किसी को भी बॉस हमारे साथ, हमारे कारण और हमारे से किसी को थोड़ा बहुत अगर कुछ फायदा होता है तो ध्यान रखना उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है। इफ यू हेल्प समबडी, इफ यू टीच समबडी, आपको नॉलेज आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो अपने दिमाग खराब, साला मैंने तेरे को सिखाया, तेरा पेपर निकलेगा, है मैं नहीं सिखाता। डोंट डू दैट। मैं बता रहा हूँ आप पीछे रहोगे। आपको आगे बढ़ना है। हेल्प पीपल, टीच देम इफ यू हैव द नॉलेज, नॉट इन दिस एग्जामिनेशन डेज, अभी टाइम नहीं आपके पास, बट जब टाइम रहता है। ओके, ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट सबको, सब लोगों को बहुत सारी विशेष और स्पेशल विश है आप लोगों को कि आपका सबसे पेपर बहुत आसान है। फर्स्ट विश इज आपका पेपर बहुत आसान है। सेकंड विश इज दैट जो जो आपने प्रिपेयर किया वो आपको याद आए। थर्ड विश इज कि आपको पेपर सॉल्व करते टाइम फिजिकली यू शुड बी वेरी फिट एंड फाइन, दैट इज वेरी नीडेड। अगर आप रात भर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आलस सा लग रहा है, जान पे आ रहा है, तो पेपर नहीं अच्छा जाएगा। यू शुड बी फिजिकली वेरी फिट। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।